देखो बच्चे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम पावर सीरीज का। उससे पहले हमने कन्फॉर्मल किया था और पावर सीरीज नाम ही बदला है सीरीज, पावर बता लगा दिया और साथ में सी तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जब तुमने सीरीज का एक चैप्टर पढ़ा था रियल के अंदर, इनफाइनाइट सीरीज पढ़ी थी तुमने, सेकेंड ईयर पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर में इनफाइनाइट सीरीज पढ़ी थी वो। तो बस यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की बात चलेगी, इनका नाम कह दिया क्या पावर सीरीज। और जब कॉम्प्लेक्स की बात ना हो, रियल की बात चल रही हो, तो इन्हें बोलते हैं सिंपल सीरीज। बात वही है सारी सारी। ध्यान दिलाता हूं मैं तुम्हें, एक सीरीज की बात करते हैं, पहले रियल की बात कर रहा हूं मैं, जो सीरीज हमने वहां पढ़ी है। मान लीजिए एक सीरीज दे दी कि सिग्मा एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन, और लिख दिया गया एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, तो ये एक सीरीज है। कोई पूछने का इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो एन की जगह वन रख दीजिए, तो टू अपॉन यहाँ हो जाएगा टू प्लस वन थ्री, फर्स्ट टर्म ये आ गया। सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, एन की जगह टू कर दीजिए, तो ऊपर थ्री हो जाएगा, यहाँ पर फाइव आ जाएगा, ये बन गया। तो ये एक सीरीज है। इसमें मैं साथ में x की पावर n डाल दूं, तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस डॉट 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 डॉट। कोई पूछने लगे सीरीज किसकी पावर में एक्सपेंड हो रही है, x की पावर में। यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, तो एक सीरीज है। ठीक है, बस हम यहाँ x की जगह z डाल दें तो इसी को बोल देते हैं पावर सीरीज। अब ये x यहाँ पर रियल नंबर होता है, और जब z पड़ जाएगा तो z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसे पावर सीरीज कर लेंगे। जो रूल हम रियल में लगाते हैं, किसी सीरीज को कन्वर्जेंट चेक करना, डाइवर्जेंट चेक करना, वो तुम्हें पता है। कन्वर्जेंट चेक करने का मतलब क्या होता है, इस पूरी सीरीज का सम फाइनाइट यूनिक आ जाता है तो कन्वर्जेंट। अगर पूरी सीरीज का सम इनफाइनाइट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है तो डाइवर्जेंट। और इनमें से कोई सी बात ना हो, ना वो कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो, फिर वो होती है ऑक्सीडेटरी। वो तुम जानते हो। ठीक है, वहां पर हम क्या करते थे, पहले एन टर्म का सम निकालते थे, फिर उसकी लिमिट लेते थे एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरी सीरीज का सम हो गया ये। भाई तुमने जब एन पहले एन टर्म का सम निकाला, फिर तुमने लिमिट ले दी एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन को बढ़ा दिया अनंत तक, तो इसका मतलब ये कितने पदों का सम हो गया, इनफाइनाइट टर्म का सम। इसका मतलब पूरी सीरीज का सम हो गया। तो वहां ये तो डेफिनेशन थी इनफाइनाइट सीरीज के चैप्टर में, कि पहले सम निकाल लीजिए एन टर्म्स का, उसे पार्शियल सम भी बोलते हैं, और फिर उसकी लिमिट निकाल ले दीजिए। अगर ये लिमिट निकालने के बाद एस इन्फिनिटी की जो वैल्यू आई, इसे एस इन्फिनिटी बोल दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, एक ही बात है। तो फिर ये जो वैल्यू आई, यदि ये फाइनाइट है, फाइनाइट एंड यूनिक है, तो इस सीरीज को, इसको हम इसका नाम भी रख देते हैं सिग्मा यूएन। तो सिग्मा यूएन को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट, ये तुमने पढ़ा होगा। अगर ये लिमिट फाइनाइट वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जाए तो डाइवर्जेंट। इनमें से कोई सी बात ना हो तो ऑक्सीलेटरी। मतलब जो काम तुम सारा ये करते थे यहाँ पर रियल में, वही काम कॉम्प्लेक्स में करना है, बस इतना अंतर है, यहाँ एक्स ना लिखा है, यहाँ पे जेड लिखा हुआ होगा। सही है। ठीक, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। ऐसे ही कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के रूट, जो रूल है, जो तुमने रियल में लगाए हैं, तुम यहाँ कॉम्प्लेक्स में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में थोड़े अलग रूल बताए गए हैं कि भाई इससे चेक कर लीजिए, जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। वरना तुमने देखा होगा वहां पर हमने बहुत सारे रूल पढ़े थे, याद आ रहा तुम्हें, कितने सारे रूल पढ़े थे वहां पर। पी टेस्ट याद होगा किसी को, पता ही ना होगा। पी टेस्ट पढ़ा था, जीपी टेस्ट पढ़ा था, कंपेरिजन टेस्ट पढ़ा था, डीएल नंबर रेशो टेस्ट था, कोची रूट टेस्ट था, याद रहा। तो वे सब टेस्ट पढ़े थे तुम, तो तुम उन सभी क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उन सभी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक कर सकते हो, वरना जो मैं यहाँ बताऊंगा उससे भी कर सकते हो। जैसे कि एक मैं तुम्हें याद लाता हूँ, सिग्मा वन अपॉन एन की पावर पी, और जहां यहाँ पर एन की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी, ये पी टेस्ट कहलाता है। क्या होती है ये, वन की पावर पी, वन अपॉन टू की पावर पी, वन अपॉन थ्री की पावर पी, यदि कोई इस टाइप की सीरीज हो तो पी टेस्ट होता है। पढ़ा होगा तुमने वहां पर। अब इसको डायरेक्ट हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे कहते हैं, पी की वैल्यू चेक करते हैं। अगर पी की वैल्यू वन से बड़ी आई तो कन्वर्जेंट, पी की वैल्यू वन या वन से छोटी आई तो डाइवर्जेंट। ये हमने पढ़ा था। तो मैंने यहां लिख देता हूं, अगर पी की वैल्यू वन से बड़ी है तो ये क्या है, देन सिग्मा वन अपॉन एन की पावर, या इसका नाम रख दो सिग्मा यूएन, सिग्मा यूएन। तो सिग्मा यूएन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। और पी की वैल्यू वन है या वन से कम है तो ये सीज हो जाती है डाइवर्जेंट, सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट। ये कभी ऑक्सीलेटरी नहीं होती। ये हमने वहां पर पढ़ा था पी टेस्ट।
सपोज करिए कोई क्वेश्चन दे दिया किसने, एग्जाम्पल में सिग्मा 1/n⁵ इस चीज को चेक करिए। जैसा कि मैं ऐसा खोल के दिखा देता हूँ, 1/1⁵, 1/2 नमस्ते, 1/3⁵, 1/7 4⁵। अगर हम डेफिनेशन से कर लेंगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की, डेफिनेशन तो है सम पे डिपेंड, सम निकालो इस पूरे का, अगर इस पूरी सीरीज का सम फाइनाइट यूनिक आया तो कन्वर्जेंट। तो डेफिनेशन से तो क्वेश्चन कोई नहीं करता, किससे करते हैं, थ्योरम से। तो इसमें हम क्या लगा दें, पी टेस्ट लगा दें, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा पी टेस्ट के रूप में है। तो पी की वैल्यू कितनी जाएगी, 5। तो यहाँ पी की वैल्यू 5 है, और 5 कैसा है, 1 से बड़ा है, तो 100% इसका जो आएगा सम, चाहे कितनी बड़ी हो जाए, सम इसका एक निश्चित आएगा, चाहे 1000 आए 10,000 को आए, लेकिन तुम ऐसा आंसर आएगा जो तुम बता सकते हो कि कितना बैठेगा, ठीक है, और वो यूनिक भी होगा। तो इसका मतलब हुआ ये चीज कैसी हुई, हाँ, तो ये चीज कन्वर्जेंट हुई, गिवन चीज इज कन्वर्जेंट। ये रही। ऐसे ही तुमने पढ़ा था वहां पे, एक मान लीजिए जीपी टेस्ट पढ़ा था, मैं वैसे याद दिला रहा हूँ, जीपी टेस्ट। जीपी टेस्ट में क्या होता है, कोई चीज इस टाइप की होती है, मान लो कोई सिग्मा यूएन लिखा हुआ और वो सीरीज इस टाइप की है, a प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ए एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट। तो ये जीपी है, इसका कॉमन रेशो चेक करो कितना है, कॉमन रेशो चेक करो कितना है, कॉमन रेशो केवल एक्स है, इससे इसे डिवाइड करो एक्स आएगा, इससे डिवाइड करो एक्स आएगा। तो वहां बताया गया था कि अगर कॉमन रेशो -1 और 1 के बीच आता है तो ये कन्वर्जेंट आएगी, क्या आएगी, कन्वर्जेंट। अगर कॉमन रेशो 1 से बड़ा है तो ये डाइवर्जेंट आएगी, और कॉमन रेशो -1 या -1 से छोटा है तो ये ऑक्सिलेटरी आएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए तुम्हारे सामने एग्जांपल आ गई ऐसी, कोई सी दे दी थी तुम्हें, सिग्मा यूएन ये दे दी गई, 1+2+2 का स्क्वायर प्लस 2⁵3 प्लस 2⁴, ये सी दे दी गई। बताइए ये जीपी है या नहीं है, इस टाइप की नहीं है ये। तो कॉमन रेशो बताइए इसका कितना आया, कॉमन जो रेशो है वो 2 है, 2 है। अब बताओ इस कंडीशन में, इसमें या इसमें, इस वाली में, तो 100% ये डाइवर्जेंट जाएगी, क्योंकि ये 1 से बड़ा आ रहा, तो ये सी डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट का मतलब ये हुआ कि इस चीज का सम यदि निकाला जाए तो बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़े का मतलब या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी। वैसे तुम सोचो क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, प्लस, क्योंकि सारे टर्म पॉजिटिव है तो सम भी पॉजिटिव आएगा। निकल दिखाइए सम, दिखाइए सम, आता है तुम्हें जीपी का सम निकालना, एन पदों का निकाल दो, एन का लेकर निमिट निकाल देंगे फिर। हाँ बोलो क्या होता है, a/1 - r, वही तो होता है। चलो ए की वैल्यू कितनी है 1, आर कितना है 2, कितना बैठ गया -1, ये आ गया -1, ये तो ना आया कन्वर्जेंट, वो डाइवर्जेंट। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला ये तभी लगता है जब आर की वैल्यू 1 से कम हो, आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इस तरह निकलने। तो फिर कैसे निकलेगा वो मैं बताता हूं कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान दीजिए। मैं पहले इसके एन टर्म का सम निकालूंगा, 1+2+2² कहां तक, अप टू एन तक के। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म का सम निकालने का जीपी के अंदर, a × 1 - r⁻n/1 - r। अब तुम हो सकता है क्या हो गया, आर तो छोटा है, आर तो बड़ा है 1 से, तो तुम उल्टा कर लो, क्या लिखोगे, r⁻n-1/r-1 या माइनस कॉमन ले लो, बात तो वही होती है। तो a कितना है यहाँ पर 1, 1 माइनस r कितना है 2, और यहाँ पर 1 - 2, तो नीचे क्या बचा -1, तो -1 ऊपर सेट कर लो तो 2⁵n-1 आएगा, ये तो बैठेगा। अब इसकी तुम्हें ये कितने पदों का सम निकाला, n का। अब तुम्हें पूरी सीरीज का सम निकालना तो लिमिट ले दो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर 2⁵ और 2 की पावर तुम्हें पता होगा x⁵ की वैल्यू इन्फिनिटी होती है यदि x 1 से बड़ा हो तो यहाँ 1 से बड़ा आ गया 2, तो 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ घटाओ तो इन्फिनिटी। इसका मतलब इसका सम इतना बड़ा आएगा तुम उसे कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे, बस तुम्हें इतना तो एहसास होगा कि वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन कितना आएगा वो नहीं बता सकते तुम। समझ गए मेरी बात को तुम, तो ये चीज डाइवर्जेंट है। ऐसा हमने जीपी टेस्ट पढ़ा था ये। इसी तरह से और एक आधा टेस्ट बता देता हूं, तुमने पढ़ा होगा एक डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। डी-एलम्बर्ट में क्या होता है, डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, इसमें क्या होता है, ये
पॉजिटिव टर्म सीज की लगता है, मान लो कोई सी दी गई है सिग्मा यूएन, ए पॉजिटिव लिख देता हूं लो मैं, ए पॉजिटिव टर्म सीज सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस वन करिए। अगर ये वन से बड़ा आया तो कन्वर्जेंट, और यदि ये वन से छोटा आया तो डाइवर्जेंट, और वन आ गया तो फिर ये टेस्ट फेल हो जाता था। ठीक है, फिलहाल तुमने इतना ही लिख दिया है। ऐसे ही तुमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक नोट हुआ करता था, अगर किसी चीज के एनवे टर्म की लिमिट ली जाए, केवल एनवे टर्म की, और वो लिमिट जीरो से बढ़ी आ जाए, तो वो चीज 100% डाइवर्जेंट होती है। देन सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट। बहुत साल हो गए, सदियां बीत गई, तो इसलिए याद भी नहीं रहते, अब फाइनल मानने के बाद भूल जाऊं मैं सब। सही है, हाँ। तो यदि ये ऐसा हुआ तो सिग्मा यूएन क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो सब भूल गए हम जो है, तो इसलिए तो मैं याद दिला रहा हूँ इन्हें सबको। ठीक है, तो ये और भी देखो लिमिट देख पढ़ी होगी तुमने, छोटी छोटी लिमिट। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 प्लस एक्स अपॉन एन की पावर n, इसकी लिमिट ली जाए तो e की पावर x लिखवाई होगी मैंने नोट में, बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिट होती है। ऐसे एक लिमिट होती है n टेंस टू इन्फिनिटी log n अपॉन n आ जाए तो ये जीरो होती है। एक और लिखवाई होगी n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n की वैल्यू 1 होती है। चलिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सीज ये क्वेश्चन है, चाहे वे रियल वाले हैं या कॉम्प्लेक्स वाले, उनमें ये टेस्ट लग जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, लेकिन इन टेस्टों को 10-11 टेस्ट होते हैं, इनको याद रखना फिर क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर इन्होंने कुछ अलग से थ्योरम बनाई हैं, तो उन थ्योरम से हम क्वेश्चन करेंगे, वो थोड़ा इनके मुकाबले जल्दी हो जाती हैं, लेकिन तुम चाहो तो इनसे भी तुम कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो तुम्हें नोट तो करना नहीं है, ये सब पढ़ रखे तुमने, करना है। तो बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन तुम इनसे कर सकते हो, लेकिन इनसे हम बचते हैं क्योंकि ये काफी सारे टेस्ट होते हैं, नहीं हो पाते इनसे क्वेश्चन जो है। नहीं, ज्यादातर तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ में दिक्कत होती है, तो इतने सारे टेस्ट कौन याद रखेगा। तो यहाँ पर हम कुछ अलग टेस्ट बताएंगे, उनसे चेक करने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना, अब फिलहाल हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, सारी बातें यही हैं, बस यहाँ पर सीज ना बोलकर पावर सीज कहा जाता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पावर सीज, ए सीज ऑफ द टाइप, देखो समेशन डाल दिया, यहाँ कुछ लिख दिया, यहाँ पर ये रहा। तो जैसे वहां मैंने x डाला था, वहां x ना होकर यहाँ पे क्या है, z है, तो यहाँ मैंने लिख भी दिया इसमें। इस देखो इस सीरीज को खोलो यदि, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, n की जगह जीरो रखोगे, a जीरो आएगा। यहाँ पावर n की जगह जीरो रखोगे, ये खत्म हो जाएगा, तो बस a जीरो आया। फिर इसका सेकंड टर्म निकालना, n की जगह 1 कर दीजिए तो a 1 आ जाएगा। ऐसे सीरीज खुलती हुई चली जाएगी। ठीक, तो इस सीरीज में जो z माइनस करके आया ये इस सीरीज का यहाँ पर सेंटर कहा जाता है। z जीरो क्या कहेंगे, सेंटर, ये लिख दिया मैंने, ये इसका सेंटर कहलाता है। अगर यहाँ पर z जीरो ना आया, केवल z आ गया, z की पावर n, तो सेंटर क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो फिलहाल ये बस बता दिया कि हाँ इसको सेंटर कहेंगे, क्योंकि थोरम बनी हुई है ना इसके ऊपर, सेंटर के ऊपर, तो यहाँ पे सेंटर की बोलते हैं। अब यहाँ लिखा है जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, जैसा वहां पर एक्स होता था वेरिएबल सीरीज के अंदर, और यहाँ पर कौन है, जेड है वेरिएबल। और जो ए एन है या जेड जीरो है, ये सब कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स के अंदर हो सकते हैं। जैसे ए एन की जगह हो सकता है 3+4 आई आ रहा हो, या जेड जीरो की जगह क्या आ रहा हो, 1+2 आई आ रहा हो, सेंटर अलग आ रहा हो। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो यहाँ पे लिख दिया गया है ए एन और जेड जीरो, ये सब कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, लेकिन ए एन के अंदर यहाँ पर जेड नहीं है, जेड केवल यहाँ आएगा, बस केवल यहाँ। जैसे उन क्वेश्चनों के अंदर तुमने अभी मैंने एग्जांपल दी थी तुम्हें, उसके अंदर देखे यहाँ पर कहाँ गई पता नहीं, एग्जांपल दूसरी देता हूं मैं। मान लीजिए कोई तुम्हें सी दे दी गई एक्स वाली, याद करो, समेशन 3n+1 अपॉन 2n+5 इंटू एक्स की पावर n, तो x यही तो डाल रखा, इनमें थोड़ी है x। समझ में आ गई बात? तो वही बात यहाँ कह रहा है कि इसके अंदर जो z है बस वो एक जगह लिखा होगा, यहाँ केवल यहाँ, बाकी an के अंदर z नहीं होगा, इसलिए लिखा z इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओ, an इज इंडिपेंडेंट ऑफ z।
सही है। अगर इस सीरीज के अंदर z0 की वैल्यू 0 हो जाए तो बताओ ये सीरीज कैसी बन जाएगी, समेशन an z की पावर n बन जाएगी। तो ये बना दी मैंने ये। तो इसका सेंटर चेंज कर दिया हमने, सेंटर कहां शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन पर। आगे बात समझ में? तो बस ये सीरीज बन गई। इसे खोलना चाहो तो इसे भी खोल के देख लो। अगर इसे खोलेंगे हम तो बताओ इसे कैसे खुलेगी, ये an z की पावर n बराबर बोलो a0 z खत्म हो जाएगा, a1 z की पावर 1, फिर a2 z की पावर 2 प्लस a3 z की पावर 3 प्लस डॉट डॉट करते जाओ। तो यहां केवल z दिखाई दे, ठीक है, z की पावर में एक्सपेंड हो रहा हो तो इसका सेंटर समझ जाओ ओरिजिन है, और z माइनस कुछ आ रहा हो तो समझ जाओ उसका सेंटर ओरिजिन से अलग है। तुमने देखा होगा वहां पर हमने बीएससी पार्ट 1 में किए थे मैक्लॉन थ्योरम से विस्तार, तो x की पावर में विस्तार हुआ करते थे। और जब हम टेलर से करते थे तो किसी विशेष पावर में करते थे, कह देता था वो कभी कभी x माइनस 2 की पावर में विस्तार करना, तो हर जगह x माइनस 2 ही चलता था उसमें, और मैक्लॉन में सारे x चलते थे। तो यहां जो ये हो रहा है जिसका सेंटर 0 है, इसमें विस्तार हुआ है z की पावर में, केवल z की पावर बढ़ती जा रही है, और यहां जो विस्तार हो रहा है वो z माइनस 0 की पावर में विस्तार हो रहा है। आगे समझ में बात? तो सेंटर यहां पर तो है ओरिजिन, और जैसे ये दिखाई देगा इस टाइप के तो समझ जाना सेंटर जो यहां लिखा होगा वो होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे इस वाली को एक्सपेंड करके लिख दिया है। एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, ये रही मेरी एग्जांपल, इस एग्जांपल को देखो, इस वाली एग्जांपल को, ये मैंने एग्जांपल लिखी। ठीक है, बताना सोचकर ये सेंटर इसका क्या है, इससे तुलना करो, ऊपर वाली टाइप में है ये या नीचे वाली टाइप में, इस टाइप में। यहां z की पावर n, यहां z माइनस कुछ की पावर n, तो यहां क्या आ रहा है z माइनस 2i की पावर n। समझ में आ गई? तो ये ऊपर वाली टाइप है, इसका मतलब इसका सेंटर 2i पर है, सेंटर ओरिजिन नहीं है। ठीक है, तो इसमें तुलना करके बताओ an कितना हुआ, तुलना करो इन दोनों की, कंपेयर करो, इसकी तुलना ऊपर वाली से करो, ये ऊपर वाली टाइप में, यहाँ an और z माइनस z0 की पावर n की टाइप में है, तो कोई पूछ लगे तो an की वैल्यू यहाँ -1 की पावर n अपॉन n है, सही है। और z0 की वैल्यू यहाँ पर 2i है, कहने का मतलब 0 प्लस 2i है, इसका मतलब सेंटर 0 और 2 पर है। आगे बात समझ में? तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है जिससे कि तुम सेंटर बता सको कि सेंटर क्या होगा। अब मैंने दूसरी एग्जांपल डाली, ये रही एग्जांपल नंबर 2, ये रही एग्जांपल। बताइए ये किस टाइप में है, इसका सेंटर क्या है? हाँ, इसका सेंटर ओरिजिन है, क्योंकि ये केवल इस टाइप में है। तो इसमें an कितना है, an है इसमें 1/2 की पावर n प्लस 1, और इसका जो सेंटर है z0 वो 0 हो गया, कहने का मतलब 0 प्लस 0i, या कह दीजिए 0 0। सही है, तो ये दो मैंने एग्जांपल लिख दिए तुम्हें समझाने के लिए कि इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर क्या है। तो ये एग्जांपल भी नोट कर लीजिए जल्दी बच्चों, ध्यान दो। अब हमने ये दो एग्जांपल बताई और थोड़ी डेफिनेशन आगे बढ़ाते हैं। एक होता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, किसी पावर सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होता है। देखिए कोई भी तुम्हें सीरीज दी गई है, पावर सीरीज का सम, कोई भी सीरीज दी गई है, जैसे वहां पर पढ़ा तुमने रियल के अंदर, पहले एन टर्म का जो सम होता है उसको ही पार्शियल सम बोलते हैं उस सीरीज का। वही बात यहां पे लिखी मैंने। देखो ये सीरीज है ये वाली, बताइए सेंटर क्या लिया मैंने इसका, ओरिजिन। ज्यादातर क्वेश्चन ओरिजिन सेंटर वाले पे हैं, आसान से वाले पे। इसका अब देखो, इसका पहला टर्म ये आएगा, सेकंड टर्म ये आएगा, समेशन खोलते जाओ। अगर यहाँ पे एन नहीं लिखा हुआ तो अपने पास ले लो 1 to infinity, लेकिन यहाँ पे क्या रखा है ना, 0 to infinity डाल रखा, तो 0 से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तुम्हें पता भी होगा कि इस सीरीज के अंदर अगर एक टर्म छोड़ भी देते हैं तो उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर किसी सीरीज का सम, पूरी सीरीज का सम मान लो फाइनाइट आ रहा है, तो उसमें से एक टर्म छोड़ दो तो भी तो फाइनाइट ही रहेगा, और यदि किसी सीरीज का सम इनफाइनाइट बैठ रहा है और एक टर्म छोड़ दीजिए तो भी तो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो इसलिए यहां पर कोई एक दो टर्म छोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तुम सीरीज को 1 से स्टार्ट कर लीजिए, 0 से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या बताया कि भाई देखो इस सीरीज के पहले एन टर्म का सम निकालिए, उसको ही बोलते हैं इस सीरीज का पार्शियल सम। सही है, ये बन गया। अगर मैं कहने लगूं जैसा तुमने ये एस एन बनाया, एस एन का मतलब एन टर्म का सम, अब मुझे इसके अनुसार ही बता के दिखाओ S1 का मतलब फिर क्या होगा, यो है n पदों का सम, तो वो एक पद का सम, कहना एक टर्म केवल, तो S1 का मतलब क्या जाएगा, a0 z की पावर 0। कोई कहने का S2 का मतलब 2 टर्म का सम, तो 2 टर्म का सम का मतलब a0 z की पावर 0 प्लस a1 z की पावर 1। कोई कहने का S3 बनाइयो,
तो तीन टर्म का सम A0 Z0 A1 Z1 और A2 Z2 ऐसा करते हुए चले जाओगे, तभी तो Sn बनेगा, n टर्म का सम। समझ में आ गई बात? तो मैं ये सब तुमने पढ़ रखे हैं, तो मैंने लिख दिया है ना, Sn को ही बोलते हैं पार्शियल सम, या कह दीजिए फर्स्ट n टर्म का सम। उस चीज का क्या कहलाता है? पार्शियल सम कहलाता है। अब इससे हमने एक सीक्वेंस बनाई, सीक्वेंस तो जानते ही हो तुम, सीक्वेंस ये बना दी। इस सीक्वेंस का पहला टर्म S1, दूसरा टर्म S2, तो S1 क्या है? इस चीज के पहले पद का सम, S2 का मतलब दो टर्म का सम, S3 का मतलब थ्री टर्म का सम। तो ऐसे सीक्वेंस बना ली, तो इस सीक्वेंस को बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। कि सीक्वेंस बनाई गई है किससे? पार्शियल सम से, जिसमें पहला टर्म S1 है, दूसरा टर्म S2 है और nवा टर्म Sn है। तो इसे पार्शियल सम कहते हैं। वो मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि किताब में डेफिनेशन है ये छोटी छोटी सी, अब इन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन करेगा सीक्वेंस के हिसाब से, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, क्योंकि सीक्वेंस का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होना, सीज का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होना एक ही बात होती है। तो ये उस सीक्वेंस से करेगा क्वेश्चन, मैं करूंगा सीज के हिसाब से। समझ में आ गई? तो क्वेश्चनों को सीक्वेंस से कर लीजिए या सीज के हिसाब से कर लीजिए। कन्वर्जेंट तुम्हें पता होगा, किसी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या होता है? उसके एसन का की लिमिट निकालना। याद होगा सीक्वेंस में क्या करना? एसन की लिमिट निकालना, एसन की लिमिट निकालना। और वो कैसी आनी चाहिए? फाइनाइट और यूनिक। सीक्वेंस में तो एसन की निकालते हैं, एनवे पद की निकालते हैं लिमिट, और जबकि सीज में क्या करते हैं? पूरे पहले एन टर्म का सम की लिमिट निकालते हैं। तो दोनों बातें एक ही तो हैं। इसमें भी एसन क्या है? इस सीरीज के पहले एन टर्म का सम ही तो है। और सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो सीक्वेंस के हिसाब से ये इसका, इस सीक्वेंस का एनवा टर्म है। तो दोनों एक ही बातें हैं। तो यहां पे एसन की लिमिट निकालने का मतलब है इस सीरीज के पहले एन टर्म का सम निकालना। ठीक, अब ये फाइनाइट यूनिक आ गया तो कन्वर्जेंट, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आया तो डाइवर्जेंट। तो डेफिनेशन दोनों एक ही है, चाहे तुम पार्शियल सम से करिए या सी से कर लीजिए सीधी। फिलहाल मैंने डेफिनेशन लिखवा दिए हैं, लेकिन मैं इनसे क्वेश्चन नहीं करूंगा। इतना नोट करना है तुम्हें। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये रही हमारी एग्जाम्पल, इसका तुम्हें पार्शियल सम निकालना है। चलो बताओ पहला टर्म क्या होगा इसमें? जीरो से स्टार्ट कर लो चाहो तुम। हाँ बोलो। जेड की पावर जीरो अपॉन टू की पावर जीरो आ जाएगा। सेकंड टर्म क्या आ जाएगा? वन, और यहाँ टू की पावर वन, फिर जेड स्क्वायर अपॉन टू की पावर टू, प्लस डॉट 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 डॉट। ये हमारी पावर सीरीज है जिसका सेंटर है ओरिजिन पर। ठीक है, अब ये बताइए सोच कर इसके अंदर बताना तुम्हें कि इसमें एसन क्या बैठेगा? Z0 अपॉन टू की पावर जीरो, प्लस Z1 अपॉन टू की पावर वन, Z2 अपॉन टू की पावर टू। कितने टर्म हो गए? तीन टर्म। हम कितने का निकाल रहे हैं? एन टर्म का। तो इसका लास्ट टर्म क्या बैठेगा? n माइनस वन अपॉन टू की पावर n1। ये तीसरा टर्म था, हमें चाहिए n, तो n माइनस वन तक जाएगा। तो ये इसका कहलाएगा पार्शियल सम इस पावर सीरीज का। इससे हम सीक्वेंस बना दें तो सीक्वेंस क्या बनेगी? ध्यान से सुनना। पहले S1 बताओ कितना आएगा? Z0 अपॉन टू की पावर जीरो। S2 कितना बैठेगा? Z0 अपॉन टू की पावर जीरो प्लस Z अपॉन टू की पावर वन। ऐसे Z S3 निकाल सकते हैं। Z0 टू की पावर जीरो, Z1 अपॉन टू की पावर वन, Z2 अपॉन टू की पावर टू। ऐसे बस बस इतना ही आएगा। ठीक, अब इसके हमें क्या बनानी है? सीक्वेंस, जिसे बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो सीक्वेंस बना रहा हूं मैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, पार्शियल सम। तो उसे एस लिखेंगे, एस एन, या ऐसे कहेंगे S1, बड़े एस बना लेना, बड़े एस। जब तुमने बड़े एस बनाए ऊपर, तो यहां भी S2 S3 डॉट 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 डॉट। तो बनाइए पहला टर्म क्या बना? जो पहला टर्म ऊपर वाला बना वो लिख दो। हाँ, Z0 अपॉन Z0 अपॉन टू की पावर जीरो, कोमा लगाना फिर S2। हाँ, Z0 अपॉन टू की पावर जीरो प्लस Z1 अपॉन टू की पावर वन। ऐसे ही करते जाइए, एन लिखना। तो Z0 अपॉन टू की पावर जीरो, जेड की पावर वन अपॉन टू की पावर वन प्लस डॉट डॉट जेड की पावर n माइनस वन अपॉन टू की पावर n माइनस वन। अब सोचो, ये अगर इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो तो ये इसका फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, एनवा टर्म ये है। तो ये जो टोटल है ये इस सीक्वेंस का एनवा टर्म है, जबकि ये ऊपर वाले सीरीज के पहले एन टर्म का सम है। सही है? तो सीरीज में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट देखते हैं तो उस सीरीज के पहले एन टर्म का सम निकालते हैं, फिर लिमिट लेते हैं। तो लिमिट लेने का मतलब होता है पूरी सीरीज का सम। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बताता है। सीक्वेंस में क्या करता है? सीक्वेंस का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ना उसके एनवे टर्म पर डिपेंड होता है।
तो यहाँ एन टर्म क्या लिया गया है, ऊपर वाले सीरीज के एन टर्म का सम ही तो लिया गया है। तो इसलिए चाहे तो सीक्वेंस के हिसाब से कर लीजिए क्वेश्चन को जो है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, या सीरीज के हिसाब से कर लीजिए, वो मर्जी होती है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल देके बता दिया है कि पार्शियल सम क्या होता है, कैसे निकलता है, लेकिन हम क्वेश्चन नहीं करेंगे इससे। फिलहाल ऊपर सही से नोट कर लीजिए। अब नहीं खींचोगे फोटो बच्चों। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि पावर सीरीज को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखवाई है, जैसे ये लिखा मैंने, एक पावर सीरीज है ये वाली जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, इसको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या कहना करना। तो पहले इसके पार्शियल सम की सीक्वेंस बना लेनी है, ठीक है। फिर यदि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगी, ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट कहलाएगी। अब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे लाती है, जो उसका एनवा टर्म होता है उसकी लिमिट निकाल लेते हैं, और हमें पता है एनवा टर्म ऊपर वाली सीरीज का एन टर्म का सम होता है। तो बात तो वही है। तो वो कह रहा है कि सीक्वेंस बना लो, पहले सीक्वेंस बनाओ, फिर उसमें एसन निकाल लो, फिर एसन की लिमिट निकाल लो, वो कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट और यूनिक। यदि ऐसी आई तो कन्वर्जेंट, फिर लिखा और डाइवर्जेंट कब आएगी, यदि ये वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आई तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उसके बाद फिर तुम्हें समझ में आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यही वाला हमारा, मैं इस सीक्वेंस से नहीं करूंगा, मैं सिंपल तरीके से करूंगा। जैसे कि मान लीजिए ये एग्जांपल है हमारी, और हमसे कहा गया इसे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करो। पहले एक बार इस चीज को खोल के देखो ये क्या बनेगी। हाँ, फर्स्ट टर्म देखें तो क्या बनेगा इसमें, जेड की पावर 0 फैक्टोरियल 0, फिर सेकंड टर्म जेड की पावर 1 फैक्टोरियल 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अब प्लस डॉट डॉट ये है। सही है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू तुम्हें पता है 1 होती है। ठीक, तो यदि मैं इसके हिसाब से करूंगा तो पहले मुझे इसका एसन निकालना पड़ेगा। अब एन टर्म का सम, ना ये एपी है ना ये जीपी है, बस दो ही तो सम निकालने आते हैं मुझे, एपी जीपी के। बताओ जीपी है, फैक्टोरियल चल रहे हैं नीचे, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ना ये एपी आएगी ना ये जीपी आएगी, तो सम निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो ऊपर की डेफिनेशन तो क्वेश्चन होने वाला नहीं, सम आता नहीं, तो फिर क्या करूं, फिर हम चलो मैं पहले एग्जाम्पल समझ दूं ऊपर वाली, या सीधा टेस्ट लगा दूं इसमें। एक मिनट रुक जाओ, तो फिर मैं पहले तुम्हें सम के हिसाब से बताऊं, जब सम सिखाया मैंने ऊपर, ऐसे एग्जाम्पल देता हूं जिसमें सम तुम निकाल सकते हो। ये हटा दिया मैंने, ठीक है। मैं इस एग्जाम्पल को छोड़िए, मैं दूसरी एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने लिखा समेशन जेड की पावर एन, मैंने जेड लिखा ही नहीं, 1/2 की पावर एन, ये लिख दिया मैंने। करियो, एन की जगह 0, तो 2 की पावर 0 1, फिर 1/2 1/3 1/4 1/5, ये बना दिया एक मिनट के लिए। 2 की पावर ये आएगी सब, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 6। तो ये सोच के देखो ये क्या बनाई मैंने, ये बनाई है मैंने जीपी, जीपी नहीं बनाई है, जीपी, ये जीपी। अब इसका कॉमन रेशो चेक करो, तो कॉमन रेशो कितना है, कॉमन रेशो आएगा इसका 1/2, और 1/2 जो होगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ साफ साफ, गलती से लिखी थोड़ी सी, साफ नहीं आई, रुक जाओ। यहाँ बैठेगा 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो मैं सम सा करना चाहता, मैं ऐसा निकालना चाहता हूँ, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस कहाँ तक, अप टू एन तक, कुल एन पद। बताइए इसका सम क्या निकलेगा जीपी के हिसाब से। तो जीपी में क्या होता है, एन टर्म का सम a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, वैसे तो मैं सीधा टेस्ट लगा सकता हूँ जीपी टेस्ट, लेकिन मैं जीपी टेस्ट नहीं समझा रहा, मैं किससा करना चाह रहा हूँ, इस रूल से एसन निकाल लूंगा, लिमिट निकालूंगा, फिर देखूंगा कि वो फाइनाइट आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं तो डेफिनेशन जो ऊपर वाली लिखा है उससे करना चाह रहा हूँ, मैं टेस्ट नहीं कर रहा, थ्रोम से नहीं कर रहा। चलो बताओ यहाँ पर एसन, ए का मतलब कितना हुआ 1, फिर 1 माइनस आर कितना हुआ 1/2 की पावर कितनी होगी n, अपॉन में कितना आ गया 1 माइनस 1/2। ये तो बैठा ऊपर, बैठा 1/2 की पावर n, नीचे बैठा 1/2, 1/2 ऊपर ले जाओगे तो 2 इंटू आ गया 1 माइनस 1/2 की पावर n। ये हमने इस सीरीज के पहले n टर्म का सम निकाल लिया। अब हम इसकी लिमिट ले दें, अगर हम लिमिट लें इन्फिनिटी पर, तो इसका मतलब तुम कर क्या रहे हो, n को अनंत तक ले जा रहे हो, तो इसका मतलब इसके पूरे सभी टर्म का सम निकाल रहे हो तुम। तो कितना बैठेगा यहाँ पर 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर इन्फिनिटी, और 2 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो यहाँ 0 जाएगा, तो कुल मिला के क्या आ गया 2। ये फाइनाइट भी है और यूनिक भी है, एंड यूनिक। तो इसका मतलब ये वाली जो है सीरीज है ये कन्वर्जेंट हो गई। सही है, तो ये कन्वर्जेंट आ गई।
इज कन्वर्जेंट। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को सीधा टेस्ट से करता, जीपी टेस्ट है, तो जीपी टेस्ट बताओ क्या कहता, इसे कॉमन रेशो चेक करो, कॉमन रेशो कितना बैठेगा यहाँ पर 1/2, और 1/2 1 से कम है, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट जाएगी। लिखवाया था तभी जीपी टेस्ट। अगर कॉमन रेशो -1 और 1 के बीच आता है तो कन्वर्जेंट, कॉमन रेशो 1 से बड़ा आता है तो डाइवर्जेंट, कॉमन रेशो -1 या -1 से छोटा आता है तो ऑक्सीलेटरी। तो तुम इसे डायरेक्ट कर सकते थे जीपी टेस्ट से। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ऊपर वाली, देखो ये भी जीपी से हो जाएगी, ये रही, लिख भी दिया मैंने, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसको चेक करके देखो। अब यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं से, यहाँ से उठा लेता हूं मैं इसको ऊपर को, ये मैंने उठा लिया और इसको मैं नीचे ले आया, 1 मिनट। अब ये एग्जांपल लिए मैंने, और इस एग्जांपल को मैं चेक करना चाहता हूं डायरेक्ट टेस्ट से। ये रही, देखो सिग्मा जेड की पावर एन है, इसे सोल्व करो, 1 प्लस आएगा, जेड की पावर कितनी 1 प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जेड की पावर 3 आ जाएगा, जेड की पावर 0 बनेंगे ना, तो वो 1 हो जाएगा, तो जेड ये बन गई। अब देखो ये जीपी है, जीपी नहीं है, इसका कॉमन रेशो बताओ कितना हुआ, कॉमन रेशो जो है वो इसका जेड है। अब जेड की वैल्यू हमें पता तो है नहीं कितनी है, तो हम यहाँ शर्त लगा देंगे कि अगर जेड की वैल्यू -1 के बीच हुई तो ये कन्वर्जेंट जाएगी, 1 से बड़ी हुई तो डाइवर्जेंट जाएगी। शर्त लगा दो यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ सिग्मा जेड की पावर n इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब होगी, जब जेड की वैल्यू -1 या 1 के बीच होगी, या दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हो मोर जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं लेस देन 1, सॉरी लेस देन 1। भाई मोर जेड का मतलब 1, किसी भी नंबर का मोर 1 से कम होने का मतलब क्या है, वो नंबर -1 और 1 के बीच हो गया होगा, ये तो कह सकते हो तुम। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगा दी है। अब यहाँ पे देखो दूसरी कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सिग्मा जेड की पावर n इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर ऐसा ना हुआ तो, या कह दीजिए x जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से ग्रेटर जाएगी। बस इस कंडीशन लगा के छोड़ दिया हमने, क्योंकि जेड का हमें पता नहीं है। तो इस तरह से हम जीपी टेस्ट हमने क्वेश्चन कर दिया। अब हम क्वेश्चन करते हैं, अगली डेफिनेशन लिखवाता हूँ, पहले पहले इतना कर लीजिए पूरा, ये कर लिया तुमने ये वाला, लिखो तो लिखो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल लिया हमने, मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूं, जो डेफिनेशन लिखवाई है ना हमने सम वाली, उससे क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे ये है जेड की पावर 0 फैक्टोरियल 0, फिर जेड की पावर 1 डालोगे, फैक्टोरियल 1 डालोगे, जेड स्क्वायर फैक्टोरियल 2 डालोगे, ये कहने का मतलब 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो इसका सम निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर ये टेस्ट याद आता है हमें जो हमने पढ़े थे। अब मैं इस क्वेश्चन को तो मैं करके दिखाता हूं, मैं इसमें लगाऊंगा डीएल नंबर। थोड़ी देर के लिए जेड की पावर n फैक्टोरियल n को मैं सिग्मा यूएन मानता हूं, सिग्मा यूएन। तो बताइए यूएन की वैल्यू कितनी हुई, जेड की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n हुई। तो इससे un प्लस 1 निकालो, तो कितना आ जाएगा जेड की पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। अब डीएल नंबर रेशो टेस्ट कहता है इन दोनों को डिवाइड करो, तो हमने यहाँ पर डिवाइड करा un को और un प्लस 1 को, तो ऊपर कितना आ गया जेड की पावर n, नीचे फैक्टोरियल n। यहाँ पर un प्लस 1 नीचे आएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, और ये आ जाएगा जेड प्लस 1। फैक्टोरियल खोल दो तो n प्लस 1 फैक्टोरियल n बचेगा, नीचे फैक्टोरियल n है, जेड की पावर n कैंसिल हो जाएगी, जेड बचेगा, ये इससे कट जाएगा। कुल मिला के आ गया n प्लस 1 अपॉन जेड, ये तो आ गया। अब वो कहता है कि इसकी लिमिट लो, अगर हम इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट निकालें, डीएल नंबर की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर जैसे ही मैं इन्फिनिटी भरूंगा तो ऊपर इन्फिनिटी नीचे जेड, तो ये वैल्यू टोटल क्या बन जाएगी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हमेशा ही 1 से कैसा होता है बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर 1 से छोटी आती तो डाइवर्जेंट होगी, इक्वल 1 पे टेस्ट फेल होता है। तो नहीं, डाइवर्जेंट क्यों होगी, सम इन्फिनिटी थोड़ी आया है, ये सम थोड़ी है, ये तो थ्योरम है, ये तो un अपॉन un प्लस 1 को डिवाइड करा और फिर लिमिट ली है, सम नहीं है। इसका मतलब यह है कि 1 से बड़ी है, क्या है कन्वर्जेंट आ गई, तो इसका मतलब यदि सम निकाला जाएगा तो फाइनाइट आएगा। तो यहां लिखेंगे 100 बाई रेशो टेस्ट भी बोल देते हैं, या डीएल नंबर रेशो टेस्ट बोल दीजिए, 100 बाई रेशो टेस्ट सिग्मा un कह दीजिए, या जो तुम्हें सीरीज दी गई थी वो कह दीजिए, इज कन्वर्जेंट, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जबकि ये क्वेश्चन को सम से करना मुश्किल ही है, क्योंकि इसमें सम निकालने का कोई टेक्निक तो है नहीं,
तो फिर इसे टेस्ट से किया था हमने। ठीक है, और कल करेंगे बच्चों।